So let us start with today's session. And as you remember, in the last lecture, we started with weightlessness. So there are two cases, two possibilities in which an object can feel weightless. एक था inside a satellite, एक था in a lift. हमने last session में inside a satellite देखा था. We will derive again and then we will go ahead and see weightlessness inside a lift also. So we will start with weightlessness and then we will make a revision of inside a lift, inside a satellite, sorry. तो हमने जो कल का केस देखा था, you have an object which is inside a satellite. Satellite is revolving around Earth. तो एक चीज याद रखना हमेशा कि पहले आपको सिस्टम को डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले you have Earth and then you have a satellite. You have a satellite which is revolving around Earth in circular orbit, right? तो पहले केस में हम सिर्फ मतलब इनिशियल डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ बात कर रहे हैं सैटेलाइट की. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट. और वेटलेसनेस कौन एक्सपीरियंस करने वाला है? ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनसाइड सैटेलाइट. ये जो सैटेलाइट है इसका ऑर्बिटल रेडियस है स्मॉल r which is capital R plus h. So this is nothing but small r which is r plus h, right? So to start with, हमेशा सिस्टम को पहले डिस्क्राइब करो. consider a satellite. इसको नाम देते हैं s. So consider a satellite s orbiting या revolving around Earth, in circular orbit of orbital radius r, where r is capital R plus h. हो गया. यहां तक आपने सैटेलाइट को डिस्क्राइब कर दिया. अब आप बोलोगे कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट. कहां पे वो ऑब्जेक्ट? इनसाइड द सैटेलाइट. सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इनसाइड द सैटेलाइट ऑफ मास m. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m. सो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनसाइड द सैटेलाइट. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m inside the satellite. अब ये जो ऑब्जेक्ट है m, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हमको ये देखना पड़ेगा. एक है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स, एक है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स. तो यू हैव अ फोर्स एक्टिंग, टू फोर्सेस बेसिकली. वन इज डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी Fg. One is upward force due to normal reaction. Okay, due to normal reaction n. So the forces acting on the object, और हम यहाँ पे the forces acting on the object की बात कर रहे हैं क्योंकि weightlessness कौन एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्जेक्ट. The forces acting on the object inside the satellite is basically forces है तो plural. inside satellite are, there are two forces which are acting on this object. Okay, अब ऐसा है, you should know कि दो थे. एक तो gravitational force which is in downward direction और एक है normal reaction upwards. और हमने यहाँ पे अभी तक acceleration due to gravity on the satellite की बात नहीं की, तो वो भी लिख लेते हैं. what you know is फोर्सेस की बात करने से पहले ये जो सैटेलाइट है जो रिवॉल्विंग है, कहाँ पे रिवॉल्विंग है? ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग है. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं. सिंपल. एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट. और सैटेलाइट का एक्सेलरेशन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट h इज याद होगा a इक्वल टू gm by r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1.
तो मैं इसको GH भी बोल सकता था क्योंकि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। हमने सिर्फ इसको A बोला है बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज विद, क्योंकि ये देखो ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो वेटलेसनेस फील करेगा उस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाला है। तो अब हम उसका एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं या सैटेलाइट की, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके लिए मैंने इसको A लिखा है, राइट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। A क्यों लिखा, GH बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, इट्स द सेम थिंग। इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड है तो ड्यू टू ग्रेविटी है। गुड, ओके। So the forces on the object inside the satellite are, तो दो forces थे। Number one, gravitational force due to Earth, gravitational force Fg due to Earth। आपको पता है ये फोर्स है कैपिटल G कैपिटल M, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट का नहीं, r², इक्वेशन नंबर 2। अब ये R क्यों, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर वो ऑब्जेक्ट है, तो जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का होगा उतना ही डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का भी होगा, दैट इज व्हाई स्मॉल r। क्लियर है यहां तक। सेकेंड नंबर ऑफ फोर्स, सेकेंड फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसने एक्सर्ट किया, सैटेलाइट ने। नॉर्मल रिएक्शन exerted by the satellite, you know this is n, right, in upward direction, in upward direction। तो आपको पता होना चाहिए कि नेट फोर्स, ये दोनों फोर्सेस है ना, कौन कौन से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ओवरऑल यू हैव टू चेक व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स कितना, आपको याद होगा, नेट फोर्स कैसे लिखते हो, नेट फोर्स डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, या तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। लेकिन हमने ऑलरेडी बता दिया सैटेलाइट का एक्सेशन कहाँ पे है, डाउनवर्ड्स है, और ऑब्जेक्ट किस में है, सैटेलाइट में है, तो नेट फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा। सो देयरफॉर नेट फोर्स F net, therefore net force acting on the object is, you have net force equal to downward force, कौन सा है, gravity, माइनस कौन सा है, normal reaction। बट F net क्या होता है, mass into acceleration। This is capital G capital M small m by r² minus normal reaction m, this is capital G capital M by r², G m by r² minus n। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लाओ, G कैपिटल M स्मॉल m by r² माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by r², ये वाले पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 आना मतलब वेटलेसनेस, राइट। thus the object will experience weightlessness, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गया। गुड, तो ये था पहला केस जो हमने कल भी देखा था। आज हमने इसको सिर्फ प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लिया, मतलब प्रॉपर्ली हमने इसको लिख लिया है। नाउ वी हैव सेकंड केस। सेकंड केस इज इनसाइड अ लिफ्ट। तो अभी इनसाइड अ लिफ्ट वेटलेसनेस इनसाइड अ लिफ्ट प्रूव करने से पहले या शो करने से पहले या उसके कंडीशन डिराइव करने से पहले यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेंट वेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल वेट। तो अब एक सिचुएशन पहले ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ लिफ्ट। हमारे पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो यू हैव अ लिफ्ट एंड इनसाइड अ लिफ्ट यू हैव ऑब्जेक्ट, ओके। तो यू हैव ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस लिफ्ट, ऐसा है। अब इसका जो मास है वो है m। When an object is kept inside a lift, there are two forces acting on this exactly same lines पे। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज mg। फिर आप बोलोगे फिर वहां क्यों नहीं बोला, वही तो है, दिस इज द सेम थिंग, इज नॉट डिफरेंट रियली। व्हाट इज दिस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां भी हमने mg लिखा है, यहाँ पे भी हम mg ही लिख रहे हैं, तो इट्स द सेम थिंग। और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। तो वन थिंग यू शुड नो, ये जो mg होता है ना, ये mg होता है एक्चुअल वेट, रियल वेट, एक्चुअल वेट। और जो n होता है वो होता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब एज इट अपीयर्स, as it appears to us, apparent weight. What do you mean by apparent weight? For example, आपको आपका वेट मेजर करना है और आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो गए एंड इट इज शोइंग यू 60 किलोग्राम एग्जाम्पल। तो 60 किलोग्राम मास होता है, वैसे इसलिए 60 किलोग्राम वेट बोल रहा हूँ, kgwt। यूनिट इज प्रैक्टिकल यूनिट। आपको याद होगा मैंने आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स बताए थे। फोर्स मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होता है न्यूटन, सीजीएस होता है डाइन, उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज किलोग्राम वेट kgwt। तो 60 kgwt होता है, मतलब जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना बाकी है, राइट। तो व्हाट यू सी इज 60 किलोग्राम। आपको क्या पता है वो सही है गलत? मे बी मशीन फॉल्टी होगा, हो सकता है वेइंग मशीन इज डिफेक्टिव, हो सकता है उसका बैटरी डाउन होने पे है, तो इट विल शो यू लेस देन रियल वेट। तो रियल वेट, एक्चुअल वेट इज mg, apparent weight is as it appears, और apparent weight is normal reaction। मतलब जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, your weight is action, और वो मशीन नॉर्मली रिएक्ट करता है, तो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जो आप मेजर करते हो नॉर्मली वो है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब apparent weight। तो ये पता होना चाहिए। अब inside a lift what happens is there are many cases। ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, मे बी द लिफ्ट इज एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो सिंपल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स mg इक्वल टू n, मतलब एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। ऐसा भी हो सकता है कि लिफ्ट इज मूविंग, बट लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और आपको ये याद होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको ये बताता है कि बेसिकली एवरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट if there is no external unbalanced force acting on it। और अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास एक लिफ्ट है जो मूविंग है, लेकिन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वहां पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस हम इसमें 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। और पहला केस होगा दैट द लिफ्ट इज ईदर एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा होगा इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। तीसरा होगा इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। और चौथा होगा वेटलेसनेस का कंडीशन। तो केस नंबर वन में यू हैव lift which is at rest or moving with constant velocity. If the lift, or well, by the way, even before this, पहले situation को explain कर दो। What is the situation? You have a object of mass m inside a lift. So consider a block or object of mass m inside a lift. The forces acting on the block are, there are two forces. Which two forces? Number one is weight of the body, that is gravitational force। Gravitational force मतलब weight, okay, in downward direction, mg, and this mg is called as actual weight। और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन।
normal reaction which is basically upwards. Okay, normal reaction in upward direction, in upward direction. The normal reaction n is in upward direction, which is called as apparent weight. ये है apparent weight, right? This is what you have. तो पहले सिस्टम को समझा दो कि सिस्टम क्या है, फिर स्टार्ट करो केसेस से. अब केस नंबर 1, if the lift is stationary, मतलब at rest, or moving with constant velocity. अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी मूविंग कांस्टेंट विद कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, दोनों केसेस हो सकते हैं. इट्स ओके. ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. यू मे हैव बोथ केसेस. तो या तो v 0 होगा या फिर v कांस्टेंट होगा. इन ईदर केस a इज 0, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो v 0 है. v 0 है तो जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, नहीं आ सकता. या फिर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो पता ही है आपको, राइट? देयरफॉर इन दिस केस व्हाट यू हैव इज नेट फोर्स. देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. बैलेंस है ना फोर्सेस, क्योंकि क्या है कि ऑब्जेक्ट और लिफ्ट दोनों के दोनों रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0. मतलब एफ नेट इज 0. लेकिन एफ नेट कितना होता है mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, मतलब mg इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. बट mg क्या था, एक्चुअल वेट था, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये apparent weight है. दिस इज apparent weight. So actual weight equal to apparent weight. Very good. Case number 2. If the lift is accelerating, if the lift is accelerating upwards, मतलब इस केस में नेट फोर्स, therefore there is a net force in which direction, upward direction. ऐसा क्यों? Imagine, just to give you a simple example, let me take an object here. इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही रिलीज किया तो कहाँ गया, ये नीचे. क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. हाफ ट्रुथ, यस ग्रेविटेशनल फोर्स है. नहीं ठीक है, हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब ये पास होगा एयर में से तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है, जिसको आप फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बोलते हो, जो आप 12th में सीखने वाले हो, राइट? तो विस्कस फोर्स है, लेकिन विस्कस फोर्स कम है. मतलब अपवर्ड फोर्स, विस्कस फोर्स इज अपवर्ड्स, ये कम है, और डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स ये ज्यादा है. तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाता है. यहाँ लिफ्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा. हाँ, तो नेट फोर्स ज्यादा होगा ऊपर के डायरेक्शन में. इससे मैंने क्या लिखा, नेट फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. और ऐसा जब लिखते हो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, ऊपर है ना. हाँ, तो अपवर्ड फोर्स माइनस इसका. और अगर आपको सिंपल एग्जांपल चाहिए होगा, टग ऑफ वॉर, राइट? देयर आर टू टीम्स पुलिंग अ रोप फ्रॉम टू साइड्स. अब अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे तो वो जो सेंटर में कुछ बांध के रखा होता है, it does not go anywhere if both the teams are pulling with equal forces. But एक टीम A ने ज्यादा फोर्स से पुल कर लिया तो नेट मोशन इज टुवर्ड्स टीम A, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट. अगर दूसरे टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो नेट मोशन इज टुवर्ड्स B, मतलब टू द राइट. वही है ये. अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है इसका मतलब यही है कि नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसलिए ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स,
n minus mg. But you know net force is ma equal to n minus mg. इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस ma. पर नॉर्मल रिएक्शन तो एपरेंट वेट था, तो इट इज एपरेंट वेट प्लस एक्चुअल वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट प्लस समथिंग विच इज ma, राइट. तो यहाँ पे एपरेंट वेट आया एक्चुअल वेट प्लस सम वैल्यू. इसका मतलब एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट. तो इस केस में द ऑब्जेक्ट विल फील दैट इट हैज मोर वेट. तो एपरेंट वेट इज मोर. ये कब होगा, व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी, if the lift is accelerating downwards, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है accelerating, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं चलेगा यहाँ पे. so if the lift is accelerating downwards, इस केस में you will say the same thing. what you will say is there is a net force in downward direction. तो बाकी सारे के सारे स्टेप्स जो होंगे you will like follow the same steps. so you will be writing down in this case, आप ऐसा लिखोगे there is a net force in downward direction. Just a minute, let me make some space. Lift is accelerating downwards and you have this case here. so only change will be in this case, आप लिखोगे यहाँ पे there is a net force in downward direction. Net force is in downward direction. Okay. Then क्योंकि net force downward direction में है तो ये उल्टा हो जाएगा. This will be mg minus n. Downward force mg minus upward force is net force. अगर ऐसा है तो net force क्या होता है, ma. तो ma equal to mg minus n. तो इन दिस केस यू शिफ्ट n हियर और यहाँ पे ये आ जाएगा m, और इसी इसको यहाँ शिफ्ट किया इसको, तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस ma. डिड आई फॉरगेट टू पुट m? नो, इट्स ऑल करेक्ट, फाइन. तो mg माइनस ma. तो व्हाट डू यू सी हियर इज एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट माइनस सम वैल्यू. मतलब एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कहां था, डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज नेट फोर्स. नेट फोर्स इज ma. ma इक्वल टू mg माइनस n. n को शिफ्ट कर दो, mg माइनस ma हो गया. n इज एपरेंट वेट, mg इज एक्चुअल वेट. तो एपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस कर रहे हो तो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट. तो जिनको टेम्पररी सेंसेशन चाहिए कि मेरा वेट कम हो गया, गो टेक वेइंग मशीन, जाओ 100 फ्लोर पे, बटन दबाओ लिफ्ट नीचे लेके जाने के लिए, बिकॉज लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स टेम्पररीली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. वो भी अगर डिजिटल मीटर होगा तो लेके खड़े रह गए उस पे, वो क्या बोलते हैं उसको, एनालॉग. पता है ना एनालॉग क्या होता है? वो घड़ी के काट है, ये एनालॉग क्लॉक है. और जो अभी आप यूज करते हो दैट इज डिजिटल, जिसमें आपको डिस्प्ले होता है 6.05 6.06, दैट इज डिजिटल. तो डिजिटल वेइंग मीटर लेके खड़े हो जाओ लिफ्ट में और बटन दबाओ नीचे जाने के लिए, क्योंकि इनिशियली तो लिफ्ट रेस्ट पे था. तो इनिशियली क्या था, एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट. जैसे आपने बटन प्रेस किया लिफ्ट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, होगा ही ना, क्योंकि वी विल इंक्रीज. u was 0, इनिशियल वेलोसिटी was 0, नाउ वेलोसिटी has started increasing क्योंकि बॉडी मोशन में आया. तो टेम्पररीली फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, मोमेंटरीली यू विल सी. पहले वो आपको बता रहा था 70 किलोग्राम, अब बता रहा है 69 पॉइंट समथिंग. ओके, खुश, मेरा वेट कम. फिर क्या होगा, फिर पता है क्या होगा, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वापस से आ जाएगा 70 पे, राइट. तो जो मोमेंटरीली हैप्पीनेस तक गया वो, ओ नहीं, समथिंग इज रॉन्ग हियर, मेरा वेट वापस से 70 बता रहा है. फिर टेंशन कब आएगा, टेंशन आएगा कब आएगा, टेंशन पता है आपको, लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तब. अरे बढ़ गया,
तो ऐसा है, ठीक है। लास्ट केस, और मजा तब आता है व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अप विथ a इक्वल टू g, डबल 70 का 140, क्योंकि a इक्वल टू g तो mg प्लस mg, डबल वेट। ओके, सो लास्ट केस इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, तो एक काम करते हैं, ये जो कुछ इक्वेशन है ना, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ a इक्वल टू g, तो इफ a इक्वल टू g एंड लिफ्ट इज गोइंग डाउन, तो mg माइनस mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज 0। सो if the lift is accelerating downwards with a equal to g, then normal reaction is mg minus mg, which is equal to 0। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब ये होता है, क्या होता है देखा था हमने, thus the object will experience weightlessness। ओके, और इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब किसको, when the lift is going down with a equal to g, that is called as free fall, right? Thus the object will experience weightlessness, and this is known as free fall. The object is falling freely under gravity. There is nothing to oppose free fall. Good, clear यहाँ तक? All good. बहुत सिंपल था और इंटरेस्टिंग भी था। अब नेक्स्ट टॉपिक, एंड प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। और याद रखना, ये आपको नेक्स्ट ईयर भी देखना है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी नॉट ऑफ अ सैटेलाइट बट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो पहले तो सिमिलरिटी समझ लो। व्हाट यू हैव, आपके पास एक सैटेलाइट है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, दिस इज अर्थ, एंड देन you have a satellite which is orbiting around Earth in circular orbit. So the motion is very similar to motion of electron around nucleus. अब बाइंडिंग एनर्जी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको थोड़ा सा एक दो लेक्चर पीछे जाके ये याद करना पड़ेगा, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था अर्थ की सरफेस पे, और अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है तो हमने 2 पॉइंट लिए थे, एक था ऑन द सरफेस और एक था इंफिनिटी। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। देयर वाज एन ऑब्जेक्ट व्हिच वाज केप्ट एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by r कैपिटल R। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? अरे वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जब आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट से दूसरे हाइट पे लेके जाते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस g(m)m/r, राइट? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अगर ये भी नहीं याद रहा तो ये याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, माइनस g(m)r, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा m स्मॉल m। तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को फॉर्मूलाज। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट यू नीड टू रिवाइज एवरी डे। तो एनीवेज नाउ, तो आप यहाँ बोलते हो कि सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको एस्केप करवाना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हमको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, राइट? सो दैट इट विल नेवर कम बैक। तो इन दिस केस you take 2 points, on the surface and other is infinity. On the surface you find out what is potential energy minus g(m)m/r, and you find out what is kinetic energy, half mve square। दोनों का एडिशन कर लेते हो, ये हो गया टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस। दूसरा पॉइंट कहाँ था, इंफिनिटी पे था। इंफिनिटी पे काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0,
फिर आप बोलते हो कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफिनाइट डिस्टेंस। वेरी गुड। फिर ये सब आप सॉल्व करने के बाद यू हैव VE as escape velocity as under root of 2gm/r, जिसका वैल्यू था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एक या दो या तीन लोग मस्ती करोगे तो तीनों को मैं एक साथ भेज दूंगा, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक को भेजना क्या, दो को क्या, तीन को क्या, इट इज ऑलवेज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? बाइंडिंग एनर्जी मतलब हमारे पास एक सैटेलाइट है जो ऑलरेडी सर्कुलर ऑर्बिट में है अराउंड अर्थ। हमको इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना है, तो जितना एनर्जी इसको देना पड़ेगा उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अब पहले ये समझ लो जितना एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी इसमें एनर्जी है ना? कैसे? मोशन में है, मोशन में है, ऊपर से सर्कुलर मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो, यहाँ पे इन दिस केस वेलोसिटी इज क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gm/r, राइट? तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², लेकिन v कौन सा? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ऊपर से ये सैटेलाइट अर्थ के पोटेंशियल में रिवॉल्व हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, और मैंने अभी भी बताया इट इज -g कैपिटल M स्मॉल m/r। और टोटल एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और एक चीज पता होनी चाहिए, दैट ये जो है ना, इसको बाउंड सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट जिसका मास m था और जिसका मास कैपिटल M है, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब जब होगा तब तब पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव आता है। काइनेटिक तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, कैसे होगा नेगेटिव? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। मास नेगेटिव होता है क्या? वेलोसिटी हुआ भी तो उसका स्क्वायर हो रहा है। वेरी गुड। तो टोटल एनर्जी यहाँ आएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर मुझे इस सैटेलाइट को एस्केप करवाना है तो जितना एनर्जी उसके पास है उतना तो देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं? राइट? लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। मतलब इसके पास टोटल एनर्जी, मान लो एग्जाम्पल, नहीं तो फिर बोलोगे मैंने बोला 100 जूल। एग्जाम्पल, इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट, दिस सैटेलाइट हैज टोटल एनर्जी ऑफ -100 जूल। तो मुझे अगर इसको एस्केप करवाना है तो मुझे इसको +100 जूल देना पड़ेगा। दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, क्या करना था? इस सैटेलाइट को क्या करना है? एस्केप करवाना है। उसके लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट orbiting around Earth to escape from Earth's gravitational field is called as binding energy. तो पहले तो डिफाइन कर लेंगे the minimum energy required, या फिर देखो अब लिखने का तरीका अलग होता है। मैंने बोला था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट, ओके, आप बोल सकते हो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट। ठीक है, एक ही बात है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट। लेकिन सैटेलाइट क्या कर रहा था? ऑर्बिटिंग था। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, the minimum energy required by an orbiting satellite such that, या फिर to escape, ठीक है, to escape from Earth's gravitational field, या Earth's gravitational influence भी बोल सकते हो। Earth's gravitational field is known as binding energy। वैसे तो आप बोलोगे अरे नाम तो बाइंडिंग है लेकिन काम तो उल्टा कर रहा है। एक ही बात है, इट्स द सेम। जितना एनर्जी आपको सैटेलाइट को ऑर्बिट में लाने के लिए लगेगा उतना ही वहां से निकालने के लिए लगेगा। तो बाइंडिंग को उल्टा भी डिफाइन कर सकते थे।
the minimum energy required to set satellite in circular orbit around Earth. Fine. जितना जोड़ने में लगा उतना तोड़ने में लगा, इट्स द सेम थिंग. ओके, तो अब एक बार आपने बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर दिया, इट इज टाइम टू डिस्क्राइब द सिस्टम. सो अगेन सेम थिंग, कंसीडर a satellite of mass m orbiting around Earth in circular orbit. Circular ये बहुत इंपॉर्टेंट है. In circular orbit with orbital radius r. Okay. अब kinetic energy of the satellite is given by, what will be the kinetic energy of satellite? Half mvc square, right? So half mvc आपको पता है अंडर रूट ऑफ gm by r, उसका स्क्वायर मतलब gm by r. ये vc द अंडर रूट हट जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली also satellite is orbiting in Earth's gravitational field. Therefore potential energy of the system is, तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? सैटेलाइट. मास ऑफ सैटेलाइट. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विच इज माइनस gm by r, और मास ऑफ सैटेलाइट इज small m. Equation number 2. Therefore total energy of the satellite is simple. Total energy is kinetic plus potential. Kinetic energy कितना था? अभी फाइंड किया था हमने, हाफ gmm by r, और ये है माइनस gmm by r. आधे में से एक गया. हाफ माइनस 1 is half with a negative sign, minus half gmm by r. इक्वेशन नंबर 3. तो ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी. करेक्ट. तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सैटेलाइट को रिमूव करना है तो जितना टोटल एनर्जी है वो देना पड़ेगा विद अपोजिट साइन. अगर ये माइनस तो फिर आपको देना पड़ेगा प्लस. सो बाइंडिंग एनर्जी is the energy required to remove the satellite from Earth's gravitational field, from Earth's gravitational influence, gravitational field. Okay. Therefore binding energy is equal to negative of total energy, which is negative of total नेगेटिव है, बाहर है हाँ, और अंदर और एक नेगेटिव है. तो हाफ gmm by r, which is equal to, so binding energy BE is 1/2 capital G capital M small m by r. ये आपको मिल गया बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन. तो अभी व्हाट यू नोटिस इज बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों लगभग सेम ही आते हैं, राइट. लेकिन
लेकिन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। तो अगर ऐसा याद रख पाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई नीट और सीईटी के सॉल्व हो सकते हैं। ओके, so that's the end of theory part of this chapter. If something remains, I will take it in the next session. Otherwise, we will solve numericals.